देशवी सर की क्लास में आपका स्वागत है और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अभ्यास 5B। अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट्स, बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें चर और अचर जानना चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया है क्या चर है क्या अचर है। एक बार फिर से रिपीट कर दें। चर जैसे x, y, z ये हमारा क्या है, चर है। और 1, 2, 5 मतलब जितनी भी गिनती है ना उसे हम अचर बोलते हैं। तो इन दोनों, जिस सवाल में इन दोनों का प्रयोग होता है वो बीजगणितीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है 6 और x का योगफल, यानी हम 6 और x का क्या कर देंगे, योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि चर और अचर को जोड़ा नहीं जा सकता है। यानी कि चर होता तो हम जोड़ देते, जैसे x प्लस x होता तो हम जोड़ देते, 1x और 1x 2x हो जाता। और हमारा जैसे मान लो 2 और प्लस 2 होता तो हम 2 2 4 कर देते। कहने मतलब ये अचर है तो अचर का जोड़ कर दिया। और हमारा जो चर होता है तो चर का जोड़ होता है। लेकिन जब हमारा चर और अचर, चर और क्या होता है, अचर, ये दोनों आ जाते हैं ना, तो हम उनका योग के रूप में लिखा तो जा सकता है लेकिन उनको हम जोड़ नहीं सकते। देखिए ये अचर है और ये क्या है, चर है। तो इन दोनों को योग के रूप में, जोड़ के रूप में लिख सकते हैं लेकिन इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। कहने मतलब अगर 6x अगर जोड़ रहे हो कि 6x हो जाए तब तो वो गुणा हो जाएगा, है ना। तो हमें योग करना है, गुणा नहीं करना है। चलिए दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरी सवाल हमारा कह रहा है x में से 7 घटाने पर शेष जो भी बचता है। मान लीजिए, देखिए सवाल को, देखो ये x है और ये 7 है, घटाने पर, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी चर है और चर है तो दोनों को घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, चर अचर को घटाया गुणा भाग नहीं किया जा सकता है, केवल उसके रूप में लिखा जा सकता है। मान लीजिए x है, x के जगह अगर मान लो कोई संख्या होता, जैसे 5 है, इसमें में से हम 2 घटा देते तो 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो कुल मिलाकर घटाव के रूप में इसे लिख तो दिया गया है ये, लेकिन उसको हम जोड़ या घटाव गुणा भाग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये हमारे पास मान लीजिए इतना रुपया था और 7 रुपया क्या किया, घटा दिया गया, तो हमारा इतना बच जाएगा, उसके रूप में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, x माइनस 7। देखिए तीसरा सवाल है x का 5 गुना, यानी कि ये x है और इसका क्या करेंगे, 5 गुना। गुना का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसको जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 और x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 5x। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गिनती को हम पहले लिखते हैं और जो चर होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, यानी x y z को हम बाद में लिखते हैं, इसलिए 5x हो जाएगा, है ना। x5 कहीं नहीं देखो, आपने कहीं देखा है x5 नहीं होता है, 5x होता है, 5y होता है। यानी कि गिनती को पहले लिखा जाता है और जितने भी x y z होते हैं उनको पीछे ढकेल दिया जाता है। ठीक है, चौथा सवाल है x का 1/3। देखिए ये x है और इसका बोल रहा है 1/3। 1/3 मतलब 1/3, यानी कि जब कटने वाली होती है संख्या, यानी कि ये तो काट देंगे, नहीं कट रहा है x3 तो क्या करते हैं, हम x को हर अंश में हमेशा गुणा करते हैं, है ना। तो क्या होगा, x से कम x और बटा 3 है तो 3 को इसे पटक देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या करें, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का गुना होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा ये गोला है और ये बीच में क्या होता है, इसको हम केंद्र कहते हैं। तो केंद्र से, और ये हमारा क्या है, परिध है ना। परिध क्या होता है, जो किसी भी स्थान पर सीधी ना हो उसे हम परिध कहते हैं। तो बीच में जो केंद्र होता है, केंद्र से परिध की कोई भी दूरी हो, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। और ये यहाँ, यह केंद्र से और ये केंद्र तक हम जान गए कि क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास। मतलब यहाँ से यहाँ एक ये त्रिज्या हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर खींच दिया जाए तो ये हमारा व्यास हो जाता है। कहने मतलब जितना ये है आधा हो, क्योंकि आधा से यहाँ है, और आधा से जब यहाँ कर देते हैं तो ये दूना हो जाता है, यानी जितना ये था उतना इधर। इसीलिए हम कहते हैं कि व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। कहने का मतलब ये त्रिज्या हो गया
और इसका दूना क्या होता है, त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास हो जाता है। यानी कि ये त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। तो हमें इसमें यही आपको संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से हमें व्यक्त करना है। तो कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। यानी कि ये क्या है, वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। और त्रिज्या हमारा क्या है, ये क्या हो गया, हमारा त्रिज्या हो गया, है ना, क्योंकि त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है। यानी कि त्रिज्या का दूना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, वृत्त का व्यास। जैसे हमने बताया यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है, इस त्रिज्या का अगर यहाँ से यहाँ और बढ़ा दिया जाए तो इसका 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। अब वृत्त का व्यास को हम डी से क्या प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो और ये 2 है, ये है, और त्रिज्या को हम क्या करते हैं, आर से लिखते हैं, इसलिए 2r हो गया। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए कह रहा है वर्ग का परिमाप। सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर है ना। देखिए ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ये चौथी भुजा है। वर्ग की जितनी, कहने मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, मतलब सारी कितने होती हैं, 2-2 सेंटीमीटर की होती हैं। मान लीजिए ये हमारा एक भुजा ये x है, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है। तो कुल कितनी भुजा है, मान लीजिए तो ये 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। यानी कि इसका जो हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है तो क्या होता है, वर्ग का परिमाप। क्या बोलेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर हमारा होता है, ये भुजा है, क्या होता है, ये सब हमारी क्या है, ये क्या है, ये हमारी भुजा है। और ये भुजा कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। और वर्ग का परिमाप का हम किससे, एस से प्रदर्शित करते हैं, है ना। किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये 4 है ये है, और इस भुजा का नाम क्या है, एक्स एक्स एक्स। तो क्या है, इस भुजा की जगह एक्स लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा सवाल है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। कहने मतलब सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। ये हमने आयत बना लिया है। कहने मतलब इसकी देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब अगर लंबाई वाला देखेंगे तो ये और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये और ये भुजा क्या होगी, बोलो, बराबर होगी। मान लीजिए ये हमारा x है और ये चौड़ाई हमारा क्या है, y है। तो हमको करना क्या है कि इसका फार्मूला होता है ना, आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पूरा नहीं लिखेंगे, इसे शॉर्टकट में लिख देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका और इसका हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसका और लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते थे। कहने मतलब ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। हम आयत का क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तो ये हमारा, इसको शॉर्टकट में लंबाई को हम एल भी कहते हैं और गुणे चौड़ाई को हम बी कहते हैं। एल बी, आपने ये फार्मूला सुना होगा, ए बराबर एल गुणे बी। तो यानी कि हमारा एल कितना है, यानी लंबाई हमारा कितना है एक्स, और चौड़ाई हमारा कितना है वाई, और गुणा है तो गुणा लगा देंगे। यानी कि हमारा आंसर यही हो गया, एस गुणे वाई। हमको इसको गुणा नहीं करना है, केवल आपको बताना है। मान लीजिए अगर हमारी क्या कहते हैं कि इस आयत का जो लंबाई है मान लो 2 होता और चौड़ाई हमारा, नहीं चलिए मान लीजिए हमारा आयत का जो लंबाई है 3 होता और चौड़ाई हमारा 2 सेंटीमीटर होता, तो 3 दूनी 6 गुणा कर देते। अब चूँकि ये दोनों क्या है, चर हैं, इसलिए हमने आपको पहले भी बताया कि चर का गुणा नहीं होता, केवल गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपने चौथे सवाल को हल करते हैं। चौथा सवाल देखिए, ये भी बहुत इजी है। देखिए कह रहा है लाभ विक्रय तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। कहने मतलब उसको घटाना ही पड़ता है। और फिर कह रहा है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी विक्रय मतलब बेचना हुआ और क्रय मतलब क्या हुआ, खरीदना हुआ। यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तभी तो हमें लाभ मिलेगा। मान लीजिए हम 5 रुपये का कोई सामान लाए, उसको जब हम 7 का बेचेंगे तभी तो हमें 2 रुपये का मुनाफा होगा, वैसे तो मुनाफा होगा नहीं। तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, लाभ बराबर, इसको आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि लाभ बराबर हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। और क्या होता है ये, क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तभी तो हमें लाभ पता चलेगा। मान लीजिए कि लाभ हमें निकालना है, तो माने हमने विक्रय मूल्य मान लो हमें 800 रुपये का क्या कहते हैं सामान को बेचा और हमने ख़रीदा था इसको 600 रुपये का, तो 8 में से 600 घटाएंगे तभी तो हमें लाभ पता चलेगा कि हमने 200 रुपये को मतलब लाभ हुआ हमें। तो इसी तरह से हम इसको समझते हैं, ठीक है। कोई देखिए लाभ को हम आई से या फिर क्या कहते हैं पी से भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम फिलहाल आई ही कर देते हैं। तो लाभ को हम आई से प्रदर्शित करेंगे। तो विक्रय मूल्य को हम सेल प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसको एसपी से प्रदर्शित करेंगे और क्रय मतलब कास्ट प्राइस मतलब हम इसको सीपी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसको हम घटाएं देंगे तभी हमें पता चलेगा, तो आप जान गए, ठीक है। तो यही हमारा, क्योंकि इसको घटाना कोई संख्या तो था नहीं, इसको जिसको हम घटाते केवल उसी के रूप में हम पता चल गए। यानी कि लाभ हमें निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसपी से सीपी को घटा देंगे, कहने मतलब विक्रय मूल्य है हमारा, उसमें से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो हमें लाभ हो ये इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दूसरा सवाल का 4 सवाल था जिसको हमने हल किया। स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा सवाल है इसमें 2 सवाल है, एक ए है और एक बी है। तो हम पहले ए वाले को हल करते हैं। पहला सवाल देखिए, ए वाला जो हमारा कह रहा है एक टोकरी में 50 आम है। सबसे पहले हम इसमें देखो, पहले एक टोकरी और दूसरी टोकरी यानी 2 टोकरी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम 2 टोकरी बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने 2 टोकरी बना लिया, इसका नाम रख दिया पहली टोकरी, है ना। ये हमारा कौन सा है, पहली टोकरी है, और ये हमारा दूसरी टोकरी है। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक टोकरी में 50 आम है, यानी मान लीजिए पहले वाली टोकरी में कितने आम है, 50 आम है, तथा दूसरी टोकरी में x आम है। ये दूसरी वाली जो टोकरी है इसमें x आम है। तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो इसके जगह पे x की जगह पे, क्योंकि x मतलब बता रहा है कि कुछ आम थे, कुछ आम का मतलब क्या हुआ, पता नहीं है कितने आम है ना। जब पता ना हो कि कितने आम हैं तो उसको हम x ही मान लेते हैं। मान लो ये x है, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए ये 30 दिया होता, ठीक है, ये 50 है, तो हम घटाते तभी तो 50 में से मान लो 50 आम थे एक टोकरी में। अब दूसरी टोकरी से कितने अधिक हैं, मान लीजिए दूसरी टोकरी में 30 आम होते तो हमें पता चल जाता है 50 में से 30 घटा देते तो 20 पता चल जाता कि 20 आम अधिक है दूसरी टोकरी से। फिलहाल यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, बस कुछ आम थे, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पहली टोकरी है, क्या है, पहली टोकरी माइनस दूसरी टोकरी, यानी पहली टोकरी में से दूसरी टोकरी क्या करेंगे, घटा देंगे, बस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहली टोकरी में कितना है, 50 है, और दूसरी टोकरी में कितना है, x है। अब हमने आपको बताया था चर और अचर को घटाया नहीं जा सकता, बस उसके रूप में लिखा जा सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। बी वाला सवाल कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। तो मान लीजिए ये हमारा विद्यालय है और इस विद्यालय में टोटल कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं, जिनमें में से x छात्र जल पीने से बीमार हो गए। x छात्र मतलब कुछ छात्र, अभी यहाँ पे पक्का नहीं पता है। मान लीजिए हमें पता होता कि कुल, अब ये तो हमें पता है कि कुल छात्र कितने हैं, 100 हैं। अगर हमें ये पता होता कि इसमें 70 बीमार हैं तो 100 में से 70 घटा देते तो 30 हमें बच जाता, यानी कि हमें पता चल जाता कि 30 छात्र हमारे क्या हैं, स्वस्थ हैं, सही हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, तो हम जैसे ए वाला लगाए थे वैसे ये भी लगाएंगे। पहले लिखेंगे स्वस्थ छात्र की संख्या मतलब कुल छात्र की संख्या, तो कुल छात्र की संख्या माइनस क्या करेंगे, बीमार छात्र की संख्या। तो कुल छात्र हमारे पास कितने हैं, 100 हैं, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और बीमार छात्र कितने हैं, x है। अब हम फिर यहाँ पे एक क्या कहते हैं कि चर है और अचर है, तो चर अचर को गुणा भाग कुछ नहीं होता है, बस इसी के रूप में लिख देते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है संलग्न चित्र में आयत का आसन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, तो आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि आयत की भुजा आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और इधर वाली भुजा और इधर वाली भुजा भी बराबर होती है,
ठीक है। और यहाँ पर देखिए लंबाई हमारा x मीटर है और चौड़ाई हमारा y मीटर है। मान लीजिए कोई संख्या होता है, यहाँ 5 होता और यहाँ पे क्या कहते हैं कि 3 होता, तो संख्या भी हो सकता। तो अभी हम एग्जांपल दे देंगे, फिलहाल हम देखते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। ये हमारा फार्मूला होता है। तो आयत की परिमाप का हम एस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए 2 ऐसा रहेगा। देखिए यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारा x मीटर है, कितना है x मीटर है, प्लस चौड़ाई हमारा कितना है y मीटर है, कितना है y मीटर है। अब चूंकि यहाँ पर हमें वो नहीं दिया गया है संख्या, मान लो यहाँ पर संख्या होता कुछ देर के लिए, मान लीजिए x हमारा, देखिए ये 2 ऐसा फार्मूला था। यहाँ पर मान लीजिए हमारा लंबाई मान लो ये 10 होता और चौड़ाई हमारा मान लीजिए कि 3 होता, तो हम क्या करते, ये 2 और इसका सबका गुणा कर देते, तो क्या हो जाता, देखिए 10 दूना 20 हो जाता और प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 20 6 कितना हो जाएगा 26। तो आयत का परिमाप हमारा निकल आएगा, कितना हुआ 26 हुआ। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर संख्या नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है, x और y दिया है। मतलब मान लिया कुछ लंबाई है और कुछ चौड़ाई है। जब नहीं मालूम है तो हम केवल ऐसे ही कर सकते हैं, मान सकते हैं कि माना कि लंबाई x है और चौड़ाई y मीटर है, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर क्योंकि आप जानते, पहले हम लिख देते हैं। तो देखिए x, अब आपको करना कुछ नहीं है, अभी आपको समझाना था इसलिए हमने बता दिया अंक में। अब ये क्या कहते हैं कि दोनों क्या है, चर हैं, और क्या कहते हैं कि अब इनका गुणा होगा। जैसे अभी संख्या का गुणा करते हैं गिनती का, वैसे गुणा होगा। तो देखिए 2x का गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और प्लस 2y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये s है, 5 मत समझना, ये क्या है s है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया होता तो सीधे हमारा निकल जाता। जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपको बताया कि हमारा जो लंबाई है 10 होता, कितना होता 10 होता, और हमारा जो चौड़ाई है 3 होता। तो आपका क्या होता, इनका पहले गुणा करेंगे तो 2 दाम 20 होता, प्लस 2 3 6 होता, और ये 20 और 6 कितना हो जाता 26 मीटर। ये हमारा निकल आता। फिलहाल संख्या नहीं है तो इनको हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये चर है, ये भी चर है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये x है ये y है। मतलब मिलता तो जोड़ देते, यहाँ 2x है यहाँ भी 2x होता तो जोड़ देते। मतलब x दोनों जगह होना चाहिए या फिर y दोनों जगह होना चाहिए, नहीं है तो जोड़ नहीं सकते। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 5वां सवाल देखते हैं, और 5वां सवाल भी बहुत ही मस्त है। देखिए ये मान लीजिए क्या है, गुब्बारे हैं, क्या है ये गुब्बारे हैं, ठीक है। तो गुब्बारे में इसने क्या कहा है एक गुब्बारे का मूल्य x रुपया है, कितना है x रुपया है, ठीक है। तो लिख देंगे, हाल में क्या लिखेंगे, है ना, कि एक गुब्बारे का मूल्य कितना है x पैसे हैं, कितने पैसे हैं x पैसे हैं। तो क्या कहते हैं कि 12 है ना गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, है ना, यही हमें बताना है। तो जैसा हम बचपन में पढ़ने आते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, दूने में गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6। मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य क्या कहते हैं कि 3 रुपया है, तो 10 पेंसिल का क्या होगा, तो 3 दाम 30, यही तो करते हैं ना। तो यहाँ भी वैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए एक गुब्बारे का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया है, ठीक है। तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, तो क्या करेंगे, गुणा ही तो करेंगे। तो 12x को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी कि 12 पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे 12 पैसे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम 6वां सवाल देखते हैं। देखिए 6वां सवाल कह रहा है कक्षा में x विद्यार्थी हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये मान लीजिए हमारा कक्षा है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं x विद्यार्थी हैं, जिनमें में से 1/4 बालिकाएँ हैं। बाकी जो शेष बचे हैं ना 1/4 मतलब 1/4 क्या है बालिकाएँ हैं। तो कक्षा में कितनी बालिकाएँ हैं, तो आपको करना नहीं कुछ, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
कुल विद्यार्थी की संख्या है ना, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, x है, पता नहीं है कितने हैं, बस x है, ठीक है। जिनमें में से 1/4 बालिकाएं, और बालिकाएं कितनी हैं, बालिकाएं हमको पता है 1/4 हैं, मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कक्षा में बालिकाओं की संख्या बतानी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारी बालिकाएं हैं, क्या है, बालिकाएं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि, और ये हमारे क्या है, कुल विद्यार्थी हैं, और ये हमारा क्या है, 1/4 क्या है, लड़कियां हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये x x होंगे और ये बटा 4 वैसे हो जाएगा, यानी कि x/4 ये क्या है, बालिकाएं हैं, यानी कि बालिकाएं की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो, x/4। अब क्योंकि गिनती तो है नहीं, गिनती होती तो इसमें क्या कहते हैं कि हो जाता, कट पिट जाता। अब चूंकि ये चर है, ये अचर है, हमने पहले भी बताया कि चर और अचर में गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं होता, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वां सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब सब इसने वर्ग का नाम लिया है तो हम जानते हैं कि मान लो एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, मान लो संख्या होता कि 2 है, तो 2 ये है, तो 2 ये भी होता, 2 ये भी होता, तो ये भी होता। कहने का मतलब जब कोई वर्ग होता है तो हम जानते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसी को तो हम वर्ग कहते हैं। जब एक मान लीजिए 2 है तो सबका 2 होगा। फिलहाल यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक भुजा का मतलब a दिया है, तो दूसरा भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, यानी कि सब क्या होगा, a सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, ये भी तो a सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, तो ये भी हमारा a सेंटीमीटर, यानी कि चारों भुजाएं हमारी सब a सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, क्या होता है, 4 गुणे भुजा, क्योंकि ये क्या है, हमारी भुजा है, ये क्या है, हमारी भुजा है, और कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, देखिए एक वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती है, तो ये 4 हो गया, और गुणे ये सब भुजा है, ठीक है। तो वर्ग के परिमाप को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वर्ग के परिमाप को हम s से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, s से प्रदर्शित कर देंगे। ये हमारा 4 है गुणे, और भुजा क्या है, a है, इस भुजा का नाम क्या है, a है। अगर मान लो संख्या होता तो जैसे मान लीजिए संख्या 5 होता तो 4 5 20 हमें पता चल जाता, या 7 होता तो 4 7 28 हमें पता चल जाता है ना। और वैसे भी अगर मान लीजिए ये हमारा 7 होता तो 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये कितना, 7 7 14 7 21 7 28 होता, और यहाँ पर अगर हम 7 कर देते तो 4 7 28 तक भी आ जाता। फिलहाल ये चर है, ये अचर है, तो क्या होगा, गुणा होगा, लेकिन अलग ही रहेगा। देखिए यस बराबर 4a का गुणा 4a हो जाएगा हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए सही से बना दो जी, तो ये हमारा आंसर हो जाए। तो स्टूडेंट 8वां सवाल हमारा कह रहा है, लीला राधा की छोटी बहन है, तो आप बताइए कौन छोटा है, राधा की छोटी बहन है कौन, लीला, यानी कि राधा क्या है, बड़ी है, राधा क्या है, बड़ी है, और ये क्या है, लीला छोटी है, और वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, और जो मतलब राधा बड़ी है, और फिर कह रहा है कि राधा से 6 वर्ष छोटी है कौन, लीला छोटी है, ठीक है। तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, तो जिसका हमें निकालना है उसको हम पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि लीला का ही निकालना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे लीला की आयु, लीला की आयु, क्योंकि यही हमें निकालना है। और ये क्या हो गया, राधा की आयु, राधा की आयु हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है, सवाल ही कह रहा है, देखिए लीला राधा की छोटी बहन है, तो लीला राधा की छोटी बहन है, ठीक है, मतलब राधा से ये लीला क्या है, छोटी है, और वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। कहने मतलब ये राधा से 6 वर्ष छोटी है, कितनी वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। राधा से कौन छोटी है, लीला, इन्हीं में से घटाएंगे तभी तो इसकी वायु निकलेगी। राधा में जो बड़ा होता है उसी में से घटाया जाता है
है ना। ये आपको बहुत पहले से पता है, जो बड़ा होता है उसी में से ही घटाया जाता है ना। अब मान लो ये 4 है और ये 6 है, माइनस लगा है, तो आप 6 में से घटाओगे कि 4 में से, तो आप इसी में से घटाओगे ना, इसलिए इसमें माइनस लगेगा। यानी कि राधा की आयु में से 6 वर्ष घटा देंगे तो हमें लीला की आयु पता चल जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा, ये 6 वर्ष आगे लिख देंगे, 6 वर्ष। ठीक है, तो ये राधा की आयु हो गई। तो मान लीजिए राधा की आयु है ना x वर्ष है, यहाँ पर मान लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, माना राधा की आयु x वर्ष है, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो राधा की आयु कितने वर्ष है, x वर्ष है, और ये -6 को क्या करेंगे, उतार देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये लीला की आयु पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप ये लिखना, माना राधा की आयु x वर्ष है, और लीला की आयु और राधा की आयु में क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि राधा की आयु कितना था, x था, -6, यानी कि राधा से ये 6 वर्ष छोटी है। मान लीजिए हमें पता होता कि राधा की उम्र 12 साल है, ठीक है, तो और ये 6 वर्ष छोटी है, तो 12 में से 6 घटा देते तो हमें 6 वर्ष पता चल जाता है कि लीला की आयु 6 वर्ष कम है। ठीक है, अब चूंकि राधा की उम्र तो पता है नहीं, बस इतना बताया गया है कि राधा से 6 वर्ष छोटी है। अब कितनी वर्ष आयु की है राधा की, ये हमें नहीं पता था, तो माना कि राधा की उम्र x वर्ष है, पता नहीं कितनी है, तो जब नहीं पता होता है तो हम x मान लेते हैं, तो x वर्ष, और x वर्ष में से 6 वर्ष राधा की घटा दिया। और हमने पहले भी बताया कि चर व अचर क्या होता है, जुड़ता घटता नहीं है, बस उसी के रूप में लिखा रहता है। तो हमारा क्लियर आंसर x -6 वर्ष ही होगा। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है सवाल, माँ ने घर में लड्डू बनाए। ठीक है, मान लीजिए ये घर है, इसी घर में सब लोग मेहमान भी बैठे हैं, माँ भी है, सारे परिवार जो है पूरे परिवार हैं। ठीक है, कौन है, मेहमान है इसमें, इस घर में क्या है, मेहमान है और पूरा परिवार है। ठीक है, और माँ ने क्या किया कि माँ ने घर में लड्डू बनाए, इस घर में क्या बनाए, लड्डू बनाए बहुत ढेर सारा। ठीक है, तो उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए, फिर भी 5 लड्डू क्या हो जाते हैं, शेष बच जाते हैं। और अब आपको बताना है कि माँ ने कितने लड्डू बनाए। तो भैया बहुत ही आसान है ये भी। देखिए अब जान लीजिए कि माँ ने कुछ लड्डू बनाए, ये सारे लड्डू हैं, माँ ने कुछ लड्डू बनाए। ठीक है, और परिवार और क्या कहते हैं कि बराबर ये क्या है, मेहमान है, क्या है, मेहमान और परिवार है, मेहमान और क्या है, परिवार है ना। यानी कि घर में लड्डू बनाया गया, ये मेहमान है और ये क्या है, परिवार है। ठीक है, और 5 लड्डू फिर भी बच जाते हैं। तो हमारा सवाल कह रहा है कि घर में लड्डू बना और मेहमान और परिवार को कुछ लड्डू दे दिए, कुछ लड्डू दे दिए, इसका मतलब x लड्डू दे दिया। अब क्योंकि यहाँ पे संख्या तो दिया नहीं है कि 5 लड्डू दे दिए, 4 लड्डू दे दिए, है ना, तो कुछ लड्डू दे दिए मतलब x लड्डू दे दिए। दे दिए का मतलब क्या हुआ, घटा दिए, और फिर भी 5 क्या होता है, बच जाता है। तो आप क्या करोगे, ये 5 है, ये है, इधर x क्या है, माइनस में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि अब माँ ने कितने लड्डू बनाए थे, तो 5 और x, है ना, क्योंकि यही तो दिया था, परिवार और मेहमान, ये परिवार है, ये मेहमान, यही तो क्या कहते हैं दिया था। ये भैया मेहमान को दिया और परिवार को कुछ ही लड्डू तो दिया। अब संख्या पता होता है कि 5 इनको दिया, 4 इनको दिया, या 2 इनको दिया, 1 इनको दिया, तो 2 1 3 दे दिया, तो 5 में से 3 घटा देते तो कितना बचा, 2 बचा। अब चूंकि पता है नहीं, है ना, तो क्या, तब ये मान लो यहाँ पर संख्या होता कि मेहमान को 2 दे दिए और परिवार को कितना दे दिया, 3 दे दिया, यानी कि 3 और 2 कितना, 5 लड्डू इन्होंने निकाल दिया। तो 5 इधर माइनस में होता तो इधर आता प्लस में हो जाता, तो हम बता देते, यहाँ मान लो प्लस में हो जाता, तो ये कितना हो जाता, 5 और 5 10, तो हमें पता चल जाता कि माँ ने कितने लड्डू बनाए थे, 10 लड्डू बनाए थे। भैया 2 क्या कहते हैं कि मेहमान को दे दिए और 3 परिवार को दे दिए, 3 2 5 दे दिए, तो 5 बच गया। अब चूंकि यहाँ पर संख्या तो हमें मालूम है नहीं, केवल कुछ दे दिए, कुछ मतलब x दे दिया, तो ये इधर आया प्लस में हो गया, यानी कि माँ ने कुल कितने लड्डू बनाए थे, तो 5 + x लड्डू बनाए थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। यानी कि
कुल लड्डू कितने में थे 5+x। तो ये हमारा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।